वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी के दूसरा सेशन आज कर रहे हैं। पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स थ्योरी भी पूरी पढ़ रहे हैं और फिर पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जिससे हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। सिर्फ पीवाईक्यू या सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ पढ़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कैसे सवाल आते हैं ये भी पता होना चाहिए और क्या आ सकते हैं उसकी भी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। तो फॉलो करिए पूरा। आज जो रहेगा चार्टर एक्ट सबसे पहले 1833 देखेंगे। पहला लेक्चर नहीं देखा तो उसको भी देख लीजिए जाके। तो देखिए, चार्टर एक्ट 1833 में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि गवर्नर जनरल जो बंगाल का था, अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये तो याद होगा आपको भाई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट 1773 में आई थी जब वॉरेन हेस्टिंग पहला बंगाल का गवर्नर जनरल बना। अब यही चीज़ क्या हो गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया भाई। अब इसको पूरे भारत पे अधिकार है कानून वगैरह बनाने का, लेजिस्लेटिव पावर का पूरे भारत पे। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम याद रखना, कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पूछेगा तो वॉरेन हेस्टिंग बता देना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। दूसरा काम ये, आपको पता है भाई, ट्रेड मोनोपोली 1813 में हमने पढ़ा था ना कि चाय के ट्रेड को छोड़ के कि भाई तुम टी का ट्रेड और चाइना से ट्रेड करो, बाकी तुम्हारी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई है। और ये भी 20 साल के लिए था। तो अब सब कुछ खत्म, 20 साल हो गए तो ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हो गई एज अ कॉमर्शियल बॉडी, यानी अब वो व्यापारिक कंपनी नहीं रही है ना, इसको खत्म कर दिया। अब व्यापार भाई पूरे भारत को कब्जा कर लिया। अब रेवेन्यू इतना आ रहा है, व्यापार तुम क्या करोगे? अब सबको उधर मौका भी मिल गया है ना, मोनोपोली खत्म हो गई। तो अब ये कमर्शियल बॉडी नहीं बची। अब फिर क्या हुआ, अटेम्प्ट करा गया, यानी ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, है ना, यानी जो सिविल सर्वेंट होते हैं, है ना, जैसे IAS IPS आज जो पढ़ते हो आप, इनका एग्जाम कराने की शुरुआत करी गई। पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने अपोज कर दिया तो ये हो नहीं पाई। इसमें इंडियंस को भी इन्होंने कहा था हम शामिल करेंगे, पर ये अभी बाद में हो जाएगा दूसरे चार्टर में। किसने अपोज कर दिया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने। तो ये सवाल पूछा गया ना कि अटेम्प्ट शुरुआत कहाँ से करी गई थी? एक बार कोशिश हुई थी, है ना, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपोज इट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, निदेशन मंडल जो था, COD जो था, उसने क्या कर दिया? अपोज कर दिया इसको। तो इसलिए ये नहीं आ पाया। अब अगला जो एक्ट है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 1858। देखिए जितने महत्वपूर्ण है ना, ऐसे तो बहुत सारे आए थे पर सब हमको नहीं करने, जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है वो पूरे हम लोग करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये क्यों इंपॉर्टेंट था? सबसे पहला पॉइंट तो सबसे पहले याद रखना, गवर्नर जनरल जो इंडिया की पोस्ट थी ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो अभी हम लाए थे चार्टर एक्ट 1833 से। कब लाए थे? चार्टर ऑफ 1833 से, है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया था। अब भाई पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन ने टेक ओवर कर लिया है ना, 1857 की क्रांति हो चुकी थी, ठीक है। तो इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बोला गया था, ये भी याद रखना। एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट, है ना, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट हटाई गई, अब ला दिया गया वायसराय ऑफ इंडिया। और लॉर्ड कैनिंग बना पहला वायसराय, है ना। फर्स्ट वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ कंफ्यूजन ना रखना, एक तो फर्स्ट वायसराय जो कि 1858 में आया, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। वॉरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था 1773 में। तीनों को याद रखना है। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो दो बॉडी स्टैब्लिश हो गई थी ना, ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम, पिट्स इंडिया एक्ट याद होगा आपको जो कल पढ़ा था, 1784 में आया था ये दोनों। इनको हटा दिया हमने, है ना, इसको हमने हटा दिया। एक नई बॉडी बनाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ब्रिटिश पार्लियामेंट का ये मेंबर था, है ना, ये था मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट। जो ब्रिटिश कैबिनेट थी वहाँ के एक मेंबर को भेजा हमने भारत, है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एक अलग से बनाया, न्यू ऑफिस क्रिएट कर दिया। ये इंग्लैंड में भी ऑफिस था इसका। और 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई हमने, एडवाइजरी काउंसिल, जो इसको असिस्ट करेगी, है ना, उसकी सहायता करेगी। तो याद रखना, एक नया ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से। ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और वहीं के लिए रिस्पॉन्सिबल भी था। 15 सदस्यों, मेंबर का मतलब तो पता होगा हिंदी में, 15 सदस्य की एक काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई उसकी सहायता के लिए, मदद के लिए, ठीक है। और ये जो काउंसिल ऑफ इंडिया थी ये एडवाइजरी बॉडी थी, यानी सहायक थी, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकती है भाई? इनको सलाह दे सकती है, सलाहकार बॉडी है ना, सलाहकार नेचर की है। अब देखिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ठीक है, इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो सुधार।
अब इसमें क्या होता है, खास ये जो जाना जाता है ये सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, यानी मुस्लिमों को अलग वोटिंग का अधिकार देने के लिए कि मुस्लिम लोग मुस्लिम को चुन सकते हैं, है ना, कि जितने भी लोग हैं अलग निर्वाचक मंडल बना के इन्होंने इसकी स्थापना कर दी कि मुस्लिम मतदाता है मुस्लिम प्रतिनिधियों को चुनेंगे। तो ये बड़ा सिस्टम खराब हो गया था। इसी कारण से जो मिंटो है इसको फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड भी बोला जाता है। इसमें क्या हुआ, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव और प्रोविंशियल काउंसिल थी भाई, प्रांतीय जो सभाएं थी, विधान परिषद थी, प्रांतीय विधान परिषद थी और केंद्रीय विधान परिषद थी, दोनों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया इन लोगों ने, 16 से 60 कर दिया भाई, सदस्यों की संख्या बढ़ाई, पर मेजॉरिटी अपने पास ही रखी। केंद्र में अपनी मेजॉरिटी अपने पास रखी, प्रांतों में मेजॉरिटी दे दी, है ना, प्रांतों में मेजॉरिटी दे दी, केंद्र में अपने पास रखी। भाई प्रांत छोटा है, केंद्र में दे देंगे मेजॉरिटी तो ये हावी हो जाएंगे, तो कैसे दे देंगे भाई। देख, दूसरा और अधिकार दिए कि ठीक है इनको कम ना लगे, जाओ बजट पर चर्चा कर लो कि कहाँ और बजट पास करें, बजट पास करने का प्रस्ताव भी पेश कर सकते हो, है ना, प्रस्ताव पेश करना, बजट पे चर्चा करना, अतिरिक्त प्रश्न पूछना विधान परिषद वगैरह में, सारे अधिकार दे दिए इन लोगों ने। गवर्नर जनरल की 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, यानी कार्यकारी परिषद जो थी गवर्नर जनरल की, यानी वायसरॉय की, गवर्नर जनरल तो अब रहा नहीं, वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीय सदस्य की नियुक्ति पहली बार हुई और पहले सदस्य बने सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये नाम आपको याद रखना है कि गवर्नर जनरल मतलब वायसरॉय की पहली एग्जीक्यूटिव काउंसिल में फर्स्ट इंडियन कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 से आए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट यानी पृथक निर्वाचक मंडल स्थापित कर दिया मुस्लिमों के लिए कि मुस्लिम लोग मुस्लिमों को ही चूज करेंगे। तो यहाँ से मामला थोड़ा तूल पकड़ गया। तो मेनली मॉडल मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ये है ना, आपको इतना ही इसमें याद रखना है। अब जैसे ये प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, यानी सांप्रदायिकता के लिए जो प्रक्रिया है ये किससे आई थी, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये आई किससे, अभी बताए ना, मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909। फिर देखो अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ 1909 वॉज एसोसिएटेड विथ इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, डिसेंट्रलाइजेशन, डायरकी या लेजिस्लेटिव काउंसिल। बहुत ही आसान है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाएगा भाई, है ना, डायरकी तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ेंगे 1919 वहाँ से इंट्रोड्यूस होगी। तो ये है इन दो, आज के एक्ट में बस इतना ही करेंगे ये वाले, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वही बता रहा हूँ, एक बार मैं आपको ब्रीफ भी कर दे रहा हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्ट है जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, इससे प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से प्रश्न, ठीक है। चार्टर एक्ट 1773 हो गया, चार्टर एक्ट 1813 वाला हो गया, 1833 वाला चार्टर एक्ट हो गया, ठीक है। मॉडल मिंटो रिफॉर्म हो गया। इनसे प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पिछले सालों में, अगर आप देखेंगे तो इन्हीं को आपको ज़्यादातर करना है ना। तो ये सब मैं आपको, ये हो गया। अब ये 2 एक्ट बचे हैं, डिटेल में इसको हम लोग कवर करेंगे कल के नेक्स्ट लेक्चर में। आज थोड़ा तबीयत नासाज है तो इतना ही आज करते हैं। बाकी हमारे पेड ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए, यूपी पीसीएस के लिए, आरओ के लिए पूरी संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं, शुरुआत से सिलेक्शन तक की नोट्स वगैरह सब मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ, ठीक है। तो आज इतना पढ़ लीजिए, कल का रिवीजन कर लीजिए, कल ये टॉपिक करके ख़त्म कर लेंगे, फिर हम लोग मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू कर लेंगे। तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ भी हैं जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कल, है ना। देखिए बहुत सारे एमसीक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ के थ्रू हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। आप देखेंगे इन्हीं से ही ज़्यादा पूछे जाते हैं जो पढ़ा देंगे। देखिए सेलेक्टिव होकर पढ़ना है आपको, एग्ज़ाम में ना सब याद किया जा सकता है ना सब आता है, तो जो ज़रूरी है उतना हमको पढ़ना है, उतना हमको याद करना है। हमें 150 में 150 प्रश्न पीसीएस में नहीं करने, आरओ में 200 नहीं करने, हमें इतने करने जिससे हमारा कट ऑफ आसानी से निकले, और वो निकालने की जिम्मेदारी हमारी है। आप पढ़िए जितना हम पढ़ा रहे हैं।